वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि चला था 1913 टू 1945। देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था। अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, इसके इवेंट्स क्या थे, इसका रिजल्ट क्या रहा, कौन से लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि हमने देखा 1914 टू 1918 चला था, 4 इयर्स तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं 1939 टू 1945 तक चलता है, यानी उससे भी लंबे समय तक और उससे भी कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होगा। जाहिर सी बात है, समय के साथ क्या है, हम प्रोग्रेस करते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, तो जो जिस तरीके से क्या है डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें भी इन्वेंशन होता है। और आगे हमने देखा जब ये युद्ध होता है तो उसमें और भी बुरे तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं, जिससे कि नुकसान हो सके अपोजिट पार्टी का। अब यहाँ पर क्या था कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, उसके कारण देखे। उसमें एक मेन कारण ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, ठीक है। वहां पर ही हम लोगों ने जिक्र किया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है, यही आगे जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनेगी। और हम देखते हैं कि वाकई इस वजह से क्या होता है, यूरोप जो है वो 2 भागों में बट जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, पहले कोल्ड वॉर और उसके बाद जल्द ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चीफ कॉजेज ऑफ द सेकेंड वॉर, जिनमें कि पहला है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो हुई, इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष था, डिससेटिस्फैक्शन था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या होता है कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर 2 ग्रुप बने थे, अलाइड और एक्सिस। एक्सिस जो है वो हार जाता है, जिसमें जर्मनी होता है, जहां पर युद्ध का दोषी सबसे ज्यादा माना जाता है जर्मनी पर और जर्मनी को, और उसके ऊपर एक हार्श ट्रीटी जो है वो इम्पोज की जाती है और वो उसे माननी पड़ती है, ठीक है। इस ट्रीटी में हमने देखा कि जर्मनी ने क्या किया, अपनी आर्मी जो थी वो उसे कम करनी पड़ी। जिन कंट्रीज को उसने कॉलोनाइज करके रखा था, जिन टेरिटरीज को कॉलोनाइज करके रखा था, उसको छोड़ना पड़ा। अपनी भी कुछ टेरिटरीज जो थी वो छोड़नी पड़ी। कितना सारा अमाउंट जो था वो उसको हर्जाने में देना पड़ा। अपनी कोल माइन जो थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो उसको छोड़नी पड़ी। इसके अलावा 75% आयरन जो है वो छोड़ना पड़ा। ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी थी इतनी बुरी थी, जिसको कि जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने ब्लैक स्पॉट की तरह लिया कि ये तो हमारे लिए ब्लैक स्पॉट है। ये पूरी तरह से हमारी जो प्रेस्टीज रही उस पर क्या रहा, एक बुरा अटैक रहा। अब इस ब्लैक स्पॉट को धोना ही पड़ेगा। कैसे होगा भाई? बिना आर्म लिए, बिना हथियारों के ये काम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कोल्ड वॉर जो है वो शुरुआत होता है। कोल्ड वॉर जो है वो आगे चेंज हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये चीजें बढ़ती कहाँ से है ज्यादा, लोगों के अंदर गुस्सा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब पावर आती है किसके हाथ में, एडोल्फ हिटलर के हाथ में, तो वो लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं जर्मनी की जो ग्लोरी है, जो प्रेस्टीज है, उसको वापस लाऊंगा। और वो फिर जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी उसको तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे आप फोर्टिफाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो फोर्टिफाइड करने लगा, ठीक है। आप सेना नहीं रख सकते, आपकी आर्मी जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसने अपनी आर्मी जो थी वो बढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटी जो थी वो मानने से इनकार करने लगता है, और इस तरीके से अपने जो कह सकते हैं उसके लिए एक बॉर्डर जो बनाया गया था उसके बाहर जाने लगता है। इस वजह से यूरोप जो है वो 2 ग्रुप में बढ़ता है और आगे हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी ये इसका बहुत बड़ा कारण थी, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष था। ये था कि ये ट्रीटी जो है, इससे हमें पनिश नहीं किया गया, यहाँ पर हमसे बदला लिया गया है तो हम भी बदला लेंगे। अब वो बदला कैसे पूरा होगा? बिना युद्ध के पूरा नहीं होगा। कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें अब हम देखते हैं सेकेंड रीजन, जो कि राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। ये बहुत बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का।
हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जर्मनी में नहीं चलती है और फिर इसके बाद नाजिज्म जो है ये राइज होता है। यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी नहीं चलती है, डिक्टेटरशिप जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और इस तरीके से नाजी पार्टी और हिटलर जो है ये राइज होते हैं जर्मनी में। जल्द ही यानी कि 1934 तक में इनके पास पूरी पावर आ जाती है और उस पावर का अब ये यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सबसे बड़ा जो इन लोगों के लिए दुख था, इन लोगों के लिए परेशानी थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है, वहाँ की पब्लिक जो थी वो हिटलर को क्यों सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए सपोर्ट कर रही थी कि उसने बोला था कि मैं क्या करूँगा, जर्मनी की जो ग्लोरी है, प्रेस्टीज है, वो वापस से लाऊंगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी उसको रिजेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया जब इनके पास पावर आ गई। ठीक है, उसको रिजेक्ट किया। सबसे पहला क्या किया कि मना था कि अपनी जो आर्मी है, मिलिट्री जो है, उसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया था, लेकिन ये क्या करने लगे, अपनी जो आर्मी थी उसको बढ़ाने लगे, मिलिट्री को बढ़ाने लगे, क्योंकि आगे क्या है, इनको एक्सपेंशन करना है, आगे लोगों से फाइट करना है। इन सारी वजहों से मिलिट्री जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मिलिट्री बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा राइनलैंड जिसको इनको छोड़ने के लिए बोल दिया गया था, ये था कि इस पर जो भी फोर्टिफाइड करा रखा है उसको तोड़वाना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उस राइनलैंड जो था उसको भी फोर्टिफाइड कराने लगे। इसके अलावा एक्सपेंशन मना था। यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्ट्रिया, सुदेटेनलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, इन सभी को एग्रेसिव एक्सपेंशन के तहत इन्होंने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, अपने में इसको मिला लिया। यहाँ पर क्या था कि इनका एम क्या था कि जो जर्मनी है उसकी प्रेस्टीज वापस से दिलाना और साथ ही साथ उसे वर्ल्ड पावर बनाना। और इसी के लिए नाजी पार्टी हम देखते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव होकर वर्ल्ड का पाथ जो है ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अपनाती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। ठीक है, तो एक तो हमने देखा जर्मनी में था, ठीक है, एक हमने जर्मनी में देखा राइज ऑफ नाजिज्म, उसी तरह हम इटली में देखते हैं राइज ऑफ फैसिज्म जो कि क्या है, डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो इटली है वहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन होता है। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस वजह से होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से, जहां पर इटली जो है उसको लगता है कि अच्छे खासी टेरिटरीज जो है उसको मिलेगा, जर्मनी में उसको हिस्सा मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से इटली के जो लोग होते हैं वो इसे अपना अपमान समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइज होता है कौन, मुसोलिनी। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, उसके अंडर में फैसिज्म। ये क्या था, यहाँ से भी क्या होती है शुरुआत, मुसोलिनी के द्वारा डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। ये भी पब्लिक को भरोसा दिलाता है कि मैं क्या करूंगा, रोमन पुरानी ग्लोरी है उसको वापस लाऊंगा, और इस तरीके से पब्लिक जो है वो मुसोलिनी को सपोर्ट करने लगती है कि भाई इससे क्या है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो आगे बढ़ेगा, और यहाँ से वो इसको सपोर्ट करने लगती है। अच्छा, मुसोलिनी को हम लोग देखें तो ये भी क्या थे, ये भी हिटलर की तरह एक्सपेंशन में विश्वास रखते थे, एग्रेसिव पॉलिसीज जो थी उनको अडॉप्ट करते थे, और इसी तरीके से हम देखते हैं इटली जो है उसका एक्सपेंशन ये शुरू कर देते हैं, एब्सीनिया, अल्बानिया, इन सभी पर कब्जा कर लेते हैं। आगे जैसा कि हमने देखा कि हिटलर के द्वारा क्या किया जाता है, लीग ऑफ नेशन के रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो तोड़े जाते हैं, और उसी तरीके से इटली में भी मुसोलिनी के द्वारा क्या होता है, लीग ऑफ नेशन जो है, ठीक है, इसको तोड़ते हुए, इसके जो रूल्स थे इनको तोड़ते हुए युद्ध का माहौल जो है वो बनाया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 या रीजन नंबर 4 जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना, जापानीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड इन्वेजन ऑफ चाइना। ठीक है, तो जापानीज पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंशन। हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो जीती हुई कंट्रीज थी, जो जीता हुआ ग्रुप था, वो लोग आपस में क्या करते हैं, टेरिटरीज जो है वो बांट लेते हैं। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि जो जापान और चाइना ये दोनों एलाइड पावर की तरफ से थे, लेकिन वहां पर जापान जो था उसको चाइना की अपेक्षा काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख जो है यहाँ से किसकी, इंपेरियलिज्म वाली, ठीक है, एक्सपेंशन वाली, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर उसको वो फायदे दिखने लगते हैं। हालांकि एक्सपेंशन ये लोग पहले से ही कर रहे थे कि भाई जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो क्या करती, वीक कंट्री जो है उस पर अटैक करती और उस पर अपना कब्जा कर लेती, उसे अपने अंडर में ले लेती। ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर जापान को काफ़ी कुछ मिलता है तो उसकी लालच, उसकी भूख जो है वो और बढ़ जाती है, और इसके बाद वो क्या करता है,
वो चाइना पर भी अटैक करता है, ठीक है, जबकि ये लोग एक ही तरफ थे पहले। अब यहाँ पर वो क्या करता है, चाइना पर अटैक करता है 1931 में। देखिए 1930 तक वो अपनी पावर जो है वो बढ़ाने लगता है, अपनी जो नेवल सुपरमेसी वगैरह जो थी, ठीक है, नेवल आर्मी वगैरह, उसको वो बढ़ाने लगता है, अपने को पावरफुल बनाता है। और 1931 में चाइना पर अटैक कर कर मंचूरिया चाइना से लगा हुआ था उसको अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। इतने पर ही नहीं शांत होता, वो चाइना पर दोबारा अटैक करता है 1937 में, ठीक है। तो 1937 में चाइना पर फिर से अटैक करता है और इसकी कुछ सिटीज जो थी उसको फिर से अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ पर क्या है, इन्वेजन एंड एक्सपेंशन वाली इसकी पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है जो दूसरी कंट्री है उसके अंदर इसके खिलाफ क्या है, नफरत आएगी कि हम अपनी जो टेरिटरीज है वो तो पाए ही और इस चीज का बदला भी लें, ठीक है। जापान आगे ज्वाइन करता है रोम बर्लिन। रोम क्या है, इटली की कैपिटल। इटली हमने देखा वहां पर फैसिज्म जो है वो चल रहा है, ठीक है, मुसोलिनी है। दूसरी तरफ बर्लिन, ठीक है, जर्मनी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर, इनकी तानाशाही जो थी वो चल रही थी। इन दोनों की ही पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंशन, इन्वेजन वाली इनकी भी पॉलिसी थी। तो इसको ये भी ज्वाइन करता है। टोक्यो क्या है, जापान की कैपिटल, तो ये भी क्या कर लेता है, ये भी इसको ज्वाइन करता है। और इस तरीके से ये तीनों जो है वो साथ आते हैं, किस लिए, एक्सपेंशन एंड इन्वेजन के लिए, कि आक्रमण करो और अपना एक्सपेंशन, अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाओ। और इस तरीके से ये मिलके एक्सिस पावर बनते हैं। और वॉर को ज्वाइन करता है जापान कब, 1941 में, इनकी तरफ से ही। कि क्या होगा, इसने देखा कि जर्मनी जो है उसकी कंडीशन अच्छी थी इस दौरान, तो इसने देखा कि जर्मनी की कंडीशन अच्छी है, इस तरफ आता है। पहले ही इन लोगों का यहाँ पर तिकड़ी जो थी वो बन ही गई थी। अब उसको था कि आगे जब जीतेंगे तो फिर से हमें टेरिटरीज जो है बहुत सारी मिलेंगी, और वो ज्वाइन करता है एक्सिस पावर को 1941 में, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यहाँ पर। अब इसके बाद जापान जो कि क्या था, पहले अलाइड पावर यानी कि यूएसए के साथ ही था, ठीक है, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब वो क्या था, यहाँ पर उसके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो था इसके साथ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट की जो कॉलोनीज थी उस पर भी अब ये कब्जा करने लगे। इसकी भूख बढ़ती जा रही थी ना, कहाँ से पाए और उस पर अटैक कर लें और अपने कब्जे में कर लें। तो जब इनके अंडर में जो चीज़ है उसको लेगा तो क्या होगा, ये नाराज होंगे ही। तो इस वजह से इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्रेट ट्रीटी जो है वो होती है किसके बीच में, इन्हीं तीन के बीच में, ठीक है, इन्हीं तीन के बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी होती है कि भाई हमारे उद्देश्य क्या है, सेम है, एक्सपेंशन करो, इन्वेजन करो, एक्सपेंशन करो, ये हमारे उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, आराम से हम लोग काम भी कर सके। तो इसलिए जापान को कहा जाता है कि तुम एशिया जो है उस पे जाओ, अपना कंट्रोल करो, एशिया को तुम लूटो, तुम अपने कब्जे में लो। दूसरी तरफ जर्मनी और इटली के लिए क्या होता है, इनके लिए कहा जाता है ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका, इस पर जाओ तुम कब्जा करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये भी एक बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। क्यों, क्योंकि आप जो कमजोर कंट्रीज हैं उस पर भी कब्जा कर रहे हैं, जो किसी ने पहले से कॉलोनाइज कर रखा है उसको भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे और फिर वो वॉर का और आगे वर्ल्ड वॉर का उसने रूप ले लिया। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 या रीजन नंबर 5। यहाँ पर क्या है, अमेरिकाज अलूफनेस फ्रॉम यूरोपियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, यूरोपियन पॉलिटिक्स जो थी, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जहां पर अमेरिका जो है वो देर से उसे ज्वाइन करता है, लेकिन किस पार्टी में था, वो अलाइड पावर जो कि जीत गई थी, ठीक है। ब्रिटेन जो कि जीत गया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन की कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी। यहाँ पर अमेरिका जो था वो एक बड़ी पावर के रूप में सामने आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिच और हर तरीके से बड़ी पावर के रूप में ये सामने आता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, लीग ऑफ नेशन बनता है जहां पर अमेरिका का पार्टिसिपेशन था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अमेरिका जो है वो अपने को अलग कर लेता है, किससे, जो यूरोपियन पॉलिटिक्स थी उससे अलग कर लेता है, साथ ही साथ वो अलग कर लेता है लीग ऑफ नेशन से अपने को। अब यहाँ पर क्या था, अमेरिका जो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, तो बहुत ज़रूरी था कि यूरोप में अगर गड़बड़ चल रही है तो वहाँ पर ये आवाज़ उठाए, ठीक है। होता है ये चीज़ कि बड़ी पावर जो है उसकी बातें जो है सुनी जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल उनसे कट ऑफ कर लिया, लीग ऑफ नेशन का भी सदस्य नहीं रह गया, तो लीग ऑफ नेशन जो था वो भी, उसमें भी इतनी पावर नहीं रह गई।
अब इस वजह से हम देखते हैं कि फ्रांस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होती है, जहां पर बहुत बुरा होता है किसके साथ, जर्मनी के साथ। और यही वजह थी कि जर्मनी के लोग जो थे, ठीक है, वो सपोर्ट करने लगते हैं किसको, हिटलर को, कि एक स्ट्रांग जो उनको लीडरशिप जो है वो स्ट्रांग मिल रही है, कि हमें क्या है, बदला लेना है। वो बदला लेने का जो जरिया है वो उनको दिखता है हिटलर में, और इसी वजह से नाजिज्म जो है वो यहाँ पर राइज होता है। ठीक है, तो अगर क्या होता, ट्रीटी इतनी हार्श नहीं होती तो हो सकता है दूसरे रास्ते भी होते। अब इंग्लैंड जो था उसको ये समझ में आ रहा था कि फ्रांस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, ये बदला लिया जा रहा है और इसका रिजल्ट जो है वो आगे खराब हो सकता है। तो इंग्लैंड जो था वो फ्रांस को रोकना चाह रहा था, जो कि फ्रांस क्या कर रहा था, जर्मनी के साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड अकेले नहीं रोक सकता था। अब इस बड़ी पावर की जरूरत थी यहाँ पर, बट ये बड़ी पावर जो थी वो पहले ही कट ऑफ कर चुकी थी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि नाजिज्म, फैसिज्म जो थे ये दोनों ही यहाँ पर राइज हो रहे थे, और युद्ध का ये एक बड़ा कारण था कि इनकी पावर जो थी वो बढ़ती जा रही थी। लीग ऑफ नेशन उसको ये पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अमेरिका का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस था ही नहीं, ना यूरोपियन पॉलिटिक्स में और ना ही तो लीग ऑफ नेशन में। ठीक है, तो जर्मनी एंड इटलीज मिलिट्री रूलर्स टू अडॉप्ट वायलेंट एंड एग्रेसिव एटीट्यूड्स एंड इग्नोर लीग ऑफ नेशन, और इस तरीके से कुछ ना कुछ कारण जो थे वो बनते रहे, और उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो होता है इस वजह से। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6 या रीजन नंबर 6, जो कि है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट यानी कि तुष्टिकरण की नीति। तुष्टिकरण की नीति यानी कि जैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर तो पड़ेगा नहीं, तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर ये जो अपीजमेंट वाली पॉलिसी थी पहले ब्रिटेन ने, और इसके बाद हमको देखने को मिलती है कि फ्रांस भी इसे अडॉप्ट करता है। हमने देखा कि हर जगह उत्पात मचा कर रखा है किसने, जर्मनी ने, इटली ने, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटर ऐसे जो कि बहुत ही पावरफुल थे। ठीक है, उनकी पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंशन वाली। तो इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया, कब्जा किया ऑस्ट्रिया पर। ठीक है, ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, राइनलैंड पर कब्जा किया। जब इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो आगे इनकी कह सकते हैं भूख भी और बढ़ी, और उसी तरीके से कह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के अगर इन्होंने कब्जा कर लिया तो आगे कह सकते हैं ये इनकरेज भी हुए कि कोई जो है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्या लीग ऑफ नेशन, क्या कोई और कंट्री, हम आगे बढ़ेंगे, अपना एक्सपेंशन जो है वो और बढ़ाएंगे। तो आगे ये आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, चेकोस्लोवाकिया जो है इस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, और सुदेतलैंड जो है उस पर। जर्मनी का कहना होता है कि सुदेतलैंड जो है वहां पर क्या है, जर्मन बहुत सारे हैं, इसलिए इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। कि इनका कहना होता है सुदेतलैंड जो है वहां पर जर्मन है और उस पर हमारा राइट होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या है कि फ्रांस, ब्रिटेन ये सब सोचते हैं कि भाई ऐसी कुछ वो है नहीं, हमारा तो इससे मतलब है नहीं, ले जाए इसको तो ले जाए, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, म्यूनिख जो कि जर्मनी में ही है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर इटली भी होता है, क्योंकि इटली और जर्मनी ये दोनों ही मिलकर उत्पात मचा रहे थे। तो इटली और जर्मनी जो है ये रहते हैं साथ में, ये भी आते हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, और जहां पर चेकोस्लोवाकिया जो है उससे ये कुछ भी नहीं पूछते हैं और हिटलर की जो भी शर्तें होती हैं उसको मान लेते हैं। अब जब हिटलर की शर्तों को ये मान लेते हैं तो उसमें यही चीज था कि भाई इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, ये यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं तो इस पर हमारा राइट है। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, शर्तें मान ली गई, यानी कि अब जब ये इस पर अटैक करेंगे, इसको अपने कब्जे में करना चाहेंगे, तो कोई जो है वो अपोज में खड़ा होने वाला नहीं है। और हुआ भी यही, जर्मनी की आर्मी जो थी वो बड़े आसानी से उसने इन दोनों पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें दिख रहा है कि इनका कंट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल कभी यहाँ पर भी आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आएगा। इनको अभी लगा कि हमसे तो कोई मतलब है नहीं, बट वो कंट्रोल क्या है कि जब इनकी एक्सपेंशन वाली पॉलिसी ही है वो तो किसी भी कंट्री पे जा सकती है। और यही कारण था कि इनकी भूख जो थी वो बढ़ती गई, और ये कारण बना किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो म्यूनिख एग्रीमेंट जो कि हुआ था 29-30 सितंबर कब, 1938 को। ठीक है, जहां पर म्यूनिख में ये लोग कॉन्फ्रेंस किए थे जिसकी अभी हम लोगों ने बात की। तो ये जो म्यूनिख एग्रीमेंट था इसके लिए चर्चिल ने बोला है कि द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 जो कि है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेल होना भी इसका बड़ा कारण था। देखिए लीग ऑफ नेशन किस लिए बना था, लीग ऑफ नेशन बना था कि
शांति बनी रहे, युद्ध जैसी कंडीशन ना हो। अगर युद्ध जैसी कंडीशन है तो उसको आपस में ही शांत करा लिया जाए, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया। उसका बड़ा कारण क्या था? उसका बड़ा कारण ये था कि उसके पास अपनी मिलिट्री फोर्स जो थी उसकी कमी थी, मिलिट्री पावर की कमी थी। देखिए क्या था, जर्मनी जो कर रहा है, इटली जो कर रहा है, जापान जो कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोका जा सकता था अगर क्या है ये मजबूत होते तो। लीग ऑफ नेशन की मिलिट्री पावर जो है वो मजबूत होती तो। क्यों? क्योंकि भाई कहा ही गया है कि युद्ध जैसी कंडीशन नहीं खड़ी करनी है, बट वो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, एनेक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में मना तो पहले से है, उसको मान नहीं रहे। मानने के लिए क्या है, मिलिट्री फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, और उनके पास क्या थी, इसकी कमी थी, और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, दूसरी जो कंट्रीज हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अपना डिसीजन ये इन्फोर्स नहीं कर सके। अगला कारण ये था कि लीग के जो मेंबर थे वो क्या थे, आपस में ही सपोर्टिव नहीं थे, वो आपस में ही बटे हुए थे। अगर क्या है ये एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते, ये डिवाइड नहीं होते, तो क्या होता कि एक साथ काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो रहती। ठीक है, इंटरनल डिवीजन अगर इनमें ना होता तो क्या होगा, एक साथ काफी सारी कंट्रीज होंगी। तो ये जो लोग एनेक्सेशन कर रहे थे, जगह जगह कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो ये क्या होता, इनकी बातों को शायद सुनते, मानते, डरते। लेकिन यहाँ पर क्या था, सभी लोग जो थे वो आपस में बटे थे, लीग जो थी वो काफी कमजोर थी, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इटली जो है वो आसानी से कब्जा कर लेता है एब्सिनिया पर। जापान को हमने देखा, उसने आसानी से कब्जा कर लिया मंचूरिया पर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जर्मनी जो है, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब पर वो कब्जा कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीग जो है वो बहुत कमजोर है। बना था वो इनको रोकने के लिए, बट वो नहीं रोक पा रहा है, और इस वजह से लीग के अदर जो मेंबर्स थे वो लीग पर से अपना भरोसा खो दिया उन्होंने। भाई पहले क्या था, सबको यही लग रहा था कि ये आगे के युद्ध से बचाएगा, अब यहाँ पर ये कब्जा किए पड़े हैं, तो वो मेंबर्स जो थे उनका विश्वास इस पे से उठ गया, और सभी लोग जो थे उस युद्ध में उतरने को तैयार हो गए। तो ये भी एक बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। चलिए बात करते हैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। ठीक है, तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस अभी हम लोगों ने समझा था, अब ये कैसे कारण बना था ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हिटलर के हाथ में पावर आई। हिटलर ने क्या किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो अपनी बढ़ाने लगा, क्योंकि एक्सपेंशन चाहिए था, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मिलिट्री जो थी वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए वो मिलिट्री बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ राइनलैंड उसको फोर्टिफाइड करा लेता है, जो कि मना था उस ट्रीटी के तहत। इसके अलावा क्या करता है, अदर जो टेरिटरीज थी जैसे ऑस्ट्रिया हो गई एंड अदर टेरिटरीज, उन सभी पर कब्जा करने लगता है। अब जब जर्मनी इस तरीके से कर रहा था तो ऐसे में अदर जो कंट्रीज थी वो इनको शक की निगाह से, उनको सस्पिशियस मानने लगी कि आगे ये कुछ भी कर सकता है, कि भाई अगर ये क्या है कि जो ट्रीटी हुई है उसका वायलेशन कर रहा है तो आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए सभी क्या थे, सबको था कि अब अपने को पावरफुल बनाना है। इसलिए हम देखते हैं 1934 में क्या होता है, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया इन्होंने मिलकर एक ब्लॉक जो था वो बनाया। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक डिफेंसिव ब्लॉक या फिर कह सकते हैं एक ग्रुप जो था वो बनाया। इसके बाद हम देखते हैं 1935 में फ्रांस जो था और इटली, ठीक है, और साथ में इंग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर साथ में एक क्या किया, एक पैक्ट जो था वो साइन किया। ठीक है, जिसमें इनके कुछ रूल्स वगैरह जो होंगे कि हम लोग किस तरीके से क्या चीज़ें आगे करेंगे। तो इस तरीके का पैक्ट जो था फ्रांस, इंग्लैंड एंड इटली के बीच में 1935 में साइन होता है। अब इसके अलावा फ्रांस क्या करता है, इसके अलावा फ्रांस जो है वो एक पैक्ट जो था वो रशिया के साथ भी साइन करता है, जिसमें चेकोस्लोवाकिया जो था वो भी आकर मिल जाता है। ये क्या था, ये भी तो सताया हुआ था किससे, जर्मनी से ही। अब क्या था, जब उधर की तरफ पैक्ट साइन हो रहा है, लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में जर्मनी जो था उसके अंदर खलबली मचने लगी। उसको लगा कि ये लोग अपने ब्लॉक्स बना रहे हैं तो अब मुझे भी अपने लिए साथी ढूंढना पड़ेगा, और इस तरीके से जर्मनी जो था वो मिलता है जापान और इटली से। ठीक है, तो इसी से बनता है इनका रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो साथ में आते हैं और इस तरीके से इनका रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस जो है वो बनता है। ठीक, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लोग जो थे वो दो ग्रुप में बन रहे थे। ठीक है,
दो ग्रुप में बट रहे थे। और इस तरीके से 1939 तक क्या था, यूरोप जो था वो दो राइवलरी ग्रुप में बट गया था। एक तरफ क्या था, रोम, बर्लिन, टोक्यो, जो कि एक्सिस के रूप में जाना गया, और दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस थे, जो कि अलाइड के रूप में जाने गए। और यही फिर आगे ये दोनों राइवलरी ग्रुप्स जो थे, ज्यादा दिन तक युद्ध जो है वो नहीं टल पाएगा, क्योंकि अब क्या था कि ग्रुप्स बन गए थे। ये ग्रुप किस में बने थे, शत्रुता के रूप में बने थे, और अब युद्ध जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं टलेगा। और 1939 से ही पहले कोल्ड वॉर जो थी वो ले लेती है वर्ल्ड वॉर का रूप। चलिए बात करते हैं इमीडिएट कॉज। ठीक है, तो तुरंत का क्या कारण था। हमने देखा ये सारी तनातनी दुश्मनी जो थी वो चली आ रही थी, लेकिन अभी ये वर्ल्ड वॉर का रूप इसने नहीं लिया था। ठीक है, दो कंट्रीज जो थी उनके बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है, उसको ऑक्यूपाई करना, ये करना, वो करना, ये चीजें चल रही थी। जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा, बहुत सारे कारण थे, बट वहां पर इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज जो था वहां पर सराजीवो क्राइसिस था। ठीक है, हमने देखा था ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या हो जाती, और फिर वहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का इमीडिएट कॉज क्या था वो देखेंगे। 1857 का हम लोग अपने यहाँ बात करें, 1857 का जो विद्रोह था उसका कारण क्या था। उसका कारण भाई वही जो कार्ट्रिज थी उसका यूज करने से मना कर देते हैं, और वहां से स्टार्ट हो जाता है 1857 का रेबल हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो तुरंत का कारण था। पीछे से बहुत सारी चीजें जो थी, नाराजगी जो थी वो चली आ रही थी, लेकिन तुरंत का वो कारण था, और उसने चीजों को इतनी तेजी से भड़काया, और फिर सभी जो है वो साथ में आ जाते हैं। जो नाराजगी सारी थी वो अब एक साथ आ जाती है। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं इमीडिएट कॉज, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो जो तुरंत का कारण था वो क्या था, हिटलर के द्वारा पोलैंड जो था उस पर कब्जा करना। ठीक है, उस पर आक्रमण करना। ठीक है, हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना ये तुरंत का कारण था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो होता यह है कि जर्मनी जो है, ठीक है, तो जर्मनी की जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है कि पोलैंड का एक शहर था जिसका नाम था डेंजिंग। ठीक है, डेंजिंग। तो पोलैंड का कहना, जर्मनी का कहना था कि इस पर हमें कब्जा चाहिए। क्यों कब्जा चाहिए, ये इसको अपने अंडर में क्यों करना चाहता था, इसके लिए वो रीजन क्या दे रहा था। पहला रीजन उसने ये दिया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जब हुई तो पहले ये हमारे अधिकार में था, मतलब पोलैंड जो था वो हमारे अधिकार में था। ठीक है, वो हमसे निकल कर बना है, इसलिए हमें वापस चाहिए। पहला उसने ये कहा। दूसरा उसने ये कहा कि जो डेंजिंग है यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जर्मन नागरिक रहते हैं, इसलिए ये हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ के निवासी रहते हैं, तो ये चाहिए। थर्ड उसने रीजन बताया कि पोलैंड में होने की वजह से क्या है, पोलैंड के लोग जो हैं वो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, मतलब यहाँ के जो नागरिक हैं, जो जर्मन हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, इसलिए इस पर हमें कब्जा चाहिए। उसने ऐसी डिमांड की। अब आगे सभी को पता है कि जर्मनी जो था वो इस समय में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। आगे वो यही पॉलिसी जो थी इन्वेजन वाली वो अपनाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मनी की इस तरीके की डिमांड थी। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करें कि जर्मनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसको देखकर हमने पहले भी जिक्र किया कि जो ब्रिटेन था एंड जो फ्रांस था ये पहले ही इसको लेकर सस्पिशियस थे, ये कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अब ये दोनों जो हैं, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर हमला किया, अटैक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, पोलैंड के साथ खड़े होंगे। युद्ध लड़ना होगा तो युद्ध भी लड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट ये लोग जो थे वो साथ नहीं आ सकते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन जो था इससे अलायंस बनाया। किससे बनाया, सोवियत यूनियन के साथ अलायंस बनाया, और फिर इन्होंने लगा कि अब हम पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, लेकिन सोवियत यूनियन जो है इसको बाद में लगता है कि जर्मनी के खिलाफ ये लोग जो हैं वो हमको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दूसरा, पॉलिश जो थे पोलैंड वाले, ठीक है, तो पॉलिश पॉलिसी जो थी वो इस तरीके की थी कि वो इनके खिलाफ जा रही थी। तो इनको लगा भाई जो हमारे खिलाफ जा रहा है उसकी हेल्प क्यों करें। दूसरा, ये लोग जो है वो हमारा यूज कर रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, इसलिए हम हेल्प नहीं करेंगे। और इस तरीके से सोवियत जो है वो जर्मन के साथ, या जर्मनी कह लीजिए, ठीक है, जर्मनी के साथ म्यूचुअल नॉन अग्रेशन पैक्ट जो है वो साइन करता है।
ठीक है, नॉन एग्रेशन पैक्ट, कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ये पैक्ट जो था वो साइन होता है अगस्त 23, 1939 को। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में बनती है कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, अटैक नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक सीक्रेट ट्रीटी यहाँ पर ये लोग साइन करते हैं कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, पोलैंड जो है उसको ऑक्यूपाई करेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। अब यहाँ पर रशिया जो था वो चाह रहा था बाल्टिक स्टेट या फिर कह सकते हैं बाल्कन स्टेट जो है, ठीक है, उसके लातविया एंड एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, जो कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिपेंडेंट हुए थे, इन सबको ऑक्यूपाई करना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज चल रही थी। दूसरी तरफ सोवियत जो था वो काफी न्यूट्रल था इस दौरान। ठीक है, और जर्मनी जो था उसने क्या किया, पोलैंड पर अटैक कर दिया। अब देखिए सोवियत को हम देखते हैं कि वो किस तरफ से होता है, वो अलाइज पावर। ये जर्मनी जो था, जर्मनी कहाँ था, वो एक्सिस पावर में था। सोवियत कहाँ था, हमें युद्ध वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अलाइज पावर के साथ दिखता है, लेकिन यहाँ पर जर्मनी और ये साथ में थे। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो इसकी न्यूट्रलिटी जो थी, सोवियत इस दौरान क्या था, काफी न्यूट्रल था। तो जर्मनी और इनको काफी समय मिल गया एक दूसरे के खिलाफ, ये अभी नहीं है। ठीक है, तो आगे जर्मनी जो है वो क्या करता है, पोलैंड पर अटैक कर देता है। जैसे ही जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक करता है, कब, 1 सितंबर 1939। कब करता है, 1 सितंबर 1939। ठीक है, तो इस दिन क्या करता है, पोलैंड पर कब्जा करने के उद्देश्य से जर्मनी अटैक करता है। और जैसे ही जर्मनी अटैक करता है, उसने नहीं सोचा था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो उसके ऊपर आकर अटैक करेंगे या फिर इसके विरुद्ध युद्ध जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, और उसका अटैक था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ठीक 2 दिन बाद ही, यानी 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर। और यहाँ से जो पहले से ही लोग जो थे वो डिवाइड थे 2 पावर में, या फिर कह सकते हैं यूरोप जो था वो 2 राइवलरी में डिवाइड था, और इस तरीके से ये युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है। चलिए बात करते हैं इवेंट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स क्या थे, इसमें घटनाएं क्या क्या घटी, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए अभी हमने देखा कि ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रांस, ये दोनों क्या करते हैं, युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। कब, 3 सितंबर 1939। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 सितंबर 1939 को युद्ध जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी कंट्रीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, वर्ल्ड वॉर दिया गया, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इसमें शामिल थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर, अभी हमने बात की कि यूरोप जो था वो 2 राइवलरी ग्रुप में बढ़ गया था। एक तरफ एक्सिस पावर थी जिसमें कि जर्मनी था, इटली था, जापान, रोमानिया एंड अदर कंट्रीज थी। दूसरी तरफ छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 80 कंट्रीज थी, जिसमें कि अमेरिका भी था, जिसमें कि रशिया भी था, जिसमें कि फ्रांस भी था। रशिया जो था वो पहले क्या था, रशिया पहले इनके साथ था, यानी एक्सिस पावर जो थी इसके साथ, बाद में वो अलायंस पावर को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि भयानक तबाही लेकर आता है, और जितना लंबा चलेगा उतनी ज़्यादा तबाही होगी। तो यहाँ पर ये युद्ध जो था वो 1939 टू 1945 तक ये युद्ध चलता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जर्मनी जो कि काफ़ी पावरफुल था, अपनी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ा लिया था, एग्रेसिव उसकी पॉलिसीज़ थी, और जिसके तहत जर्मनी जो है उसको स्टार्टिंग में सक्सेस मिलती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जर्मनी की हालत जो है वो लास्ट में ख़राब हो जाती है, और वहाँ पर हिटलर जो था, जिसने कि लोगों को उकसाया था, वो खुद को गोली मार के हत्या कर लेता है अपनी। और इसके बाद जर्मनी की जो पब्लिक थी, क्योंकि अब उनके सामने कोई रास्ता था नहीं, और इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो 1945 में जर्मनी जो था वो इस तरीके से हार गया शुरुआती सफलता पाने के बाद। 10 में 1940 को हम देखते हैं। ठीक है, 10 में 1940 को हम क्या देखते हैं कि जर्मनी जो है वो क्या कर लेता है, वो कब्जा करता है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड हॉलैंड, इन सब पर। और बहुत ज़्यादा समय तक ये लोग फाइट उससे नहीं कर पाते हैं। हॉलैंड की बात करें, 5 डेज में ये सरेंडर कर देता है। ठीक है, इन पर ये आक्रमण कर देता है, कब्जा नहीं, आक्रमण करता है, जहाँ पर हॉलैंड जो है वो 5 दिन में सरेंडर कर देता है। बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम जो था वो 28 में, ठीक है, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 28 मई को इसने लगभग 18 डेज
लगभग 18 डेज पर बेल्जियम जो है ये सरेंडर कर देता है। बात करें लग्जमबर्ग, ये कुछ ही घंटे में सरेंडर कर देता है, ज़्यादा समय तक फाइट नहीं करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं जून 41 तक जर्मनी और इटली इतने पावरफुल रहते हैं कि पूरे यूरोप पर इनका कब्जा रहता है, सिवाय ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन यानी कि रशिया को छोड़कर मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है इस पर इनका कब्जा रहता है। चलिए बात करते हैं एंट्री ऑफ यूएसए। ठीक है, तो इस वॉर में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, यहाँ पर यूएसए की एंट्री के बारे में हम जानेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा, अमेरिका जो है वो बाद में शामिल होता है। ठीक है, 1917 में, और 1918 में युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ अमेरिका उसने बोला भाई दूरी बनाए रखना बेटर है, इसलिए ये अलग ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन जो कांग्रेस थी उसने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिटेन और चाइना जो है इनको हम लोग सप्लाई करेंगे आर्मामेंट की। ठीक है, जो युद्ध के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो वेपन्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसकी हम सप्लाई करेंगे। तो ये लोग ये काम कर रहे थे। अमेरिका जो था वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन और चाइना को सपोर्ट कर रहा था। और इससे फ़ायदा क्या था, इससे फ़ायदा ये था कि जब ये स्ट्रांग रहेंगे तो ये बचा रहेगा। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी के लिए भी क्या कर रहा था, केवल इनका सपोर्ट ही नहीं करने के बन रहा था, ये अपने लिए सपोर्ट बन रहा था, अपनी सेफ्टी के लिए इनका सपोर्ट बन रहा था। ऐसे में जापान भाई उसकी जो प्लानिंग थी वो यहाँ पर फेल हो जा रही थी कि ये जो दोनों जो थे वो स्ट्रांग हो रहे थे। ठीक है, जापान अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा था। और ऐसे में ही जापान के जनरल तोजो की प्रीमियरशिप में क्या होता है कि चुपके से 7-8 दिसंबर की बात है, 7-8 दिसंबर 1941 चुपके से जापान की तरफ से क्या किया जाता है, यहाँ से हवाई अटैक जो है वो कर दिया जाता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का पर्ल हार्बर पोर्ट था। ठीक है, अमेरिका का पर्ल हार्बर पोर्ट था, उस पर अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अमेरिका जो था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इससे कुछ ही किलोमीटर दूर पर इनका बहुत ही मेन पोर्ट था, जहाँ पर इनकी बहुत सारी जो नेवल शिप्स वगैरह जो थी वो आती थी, बहुत सारे वो रुकती थी, बहुत सारे जो सैनिक थे वो वहाँ रहते थे। तो इस तरीके से अमेरिका जो था उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। कितने सारे उसके सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं, कितने सारे उसकी शिप हैं, उसके प्लेन्स वगैरह हैं, उन सभी को नुकसान पहुँचता है। कितने सारे सैनिक जो हैं वो घायल हो जाते हैं और कितने सारे लापता हो जाते हैं। तो अब यहाँ से अमेरिका के साथ अगर ऐसा होता है, जो कि इस युद्ध में शामिल भी नहीं था, तो अब क्या है, वो बदला लेगा ही, युद्ध में शामिल होगा ही। और इस तरीके से अमेरिका जो है वो यहाँ पर शामिल हो जाता है 1941 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और आगे हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना भयानक होता है जापान के लिए कि जापान जो है आज भी उनकी नस्लें जो हैं, जो जन्म ले रहे हैं, नए बच्चों का जन्म भी हो रहा है, उनमें प्रॉब्लम देखी जा रही है। चलिए बात करते हैं फॉल ऑफ इटली, जर्मनी, जापान एंड साथ ही साथ बॉम्बिंग किस पर, हिरोशिमा नागासाकी, जापान के सिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इटली, जर्मनी, जापान का जो पतन था वो किस तरीके से हुआ। एक तरफ एलाइज पावर, दूसरी तरफ एक्सिस पावर। यहाँ पर हार होती है किसकी, एक्सिस पावर जो है इसकी हार होती है, जिसमें कि जर्मनी, जापान और इटली थे। तो अब इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इटली। इटली जो है वो किस तरीके से हारता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, अलाइड फोर्स जो है वो जाती है, यहाँ लीडरशिप होती है किसकी, जनरल मॉन्टगोमेरी। ठीक है, तो इनकी बात अगर हम लोग करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये में भी इनका पार्टिसिपेशन था। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ पर भी इनको यहाँ पर कह सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो दी जाती है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी फेमस थे। और इस तरीके की इनकी लीडरशिप में लोग पहुँचते हैं और अफ्रीका में इटली जो है उस पर विक्ट्री पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल आइजनहावर। ठीक है, तो जनरल आइजनहावर, इनकी लीडरशिप में अमेरिकन फोर्सेस, दूसरी तरफ इंग्लिश फोर्स यानी ब्रिटेन की आर्मी जो थी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनका कोलैबोरेशन होता है, यानी ये दोनों ही साथ में आते हैं। और उसके बाद ट्यूनीशिया में 1943 में इटली जो है वो क्या करता है, अब वो कमज़ोर पड़ रहा था और इनके आगे, इनकी जो फोर्स थी उसके आगे ये सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इटली जो है उसका हाल बहुत बुरा हो रहा है। और इसके बाद 1944 में रोम जो है इटली की कैपिटल, उसको भी कॉन्कर्ड कर लिया जाता है, उस पर भी कब्जा हो जाता है। अब आती है बारी किसकी, मुसोलिनी की। ठीक है, मुसोलिनी जिसको कि
सभी जो इटली में लोग इसको भगवान की तरह पूजते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि हम इटली जो है उसको ये काफ़ी आगे ले जाएगा, काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जो ये युद्ध हो रहा था इसमें इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, चीज़ें एकदम महंगी हो गई। युद्ध होता है तो यही चीज़ें होती है, ठीक है। कितने सारे लोग जो है जान चली जाती है। अच्छा, ऊपर से इनकी तानाशाही जो थी वो चलती थी, कोई इनके अगेंस्ट जरा सा भी कुछ बोला तो उसको मरवा देना है, ठीक है, उसके साथ बुरा बर्ताव करना, ये चीजें थी। अब युद्ध हो रहा था तो ऐसे में क्या था, कंडीशन जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। कितने सारे लोग जो थे उनकी युद्ध में जान चली गई, ठीक। दूसरी तरफ हर एक चीज़ जो थी वो महंगी होती जा रही थी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। और इस वजह से जो पब्लिक इनको समझती थी अपने लिए ईश्वर, गॉड, अब वो क्या करने लगी कि इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। इसलिए इटली की जो पब्लिक थी उन्होंने ही मुसोलिनी जो थे इनको मार दिया। उनकी नफरत इस तरीके से समझी जा सकती है कि 1945 में इनको मार दिया गया। इनकी नफरत इस तरीके से समझी जा सकती है कि लोगों ने इनको सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि इनको उल्टा लटकाया, और जिसको जिसको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो इनसे बदला लेना चाह रहा था, इनकी मौत के बाद भी लोग जो थे वो आकर बदला ले रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर, अब आते हैं जर्मनी की पर, ठीक है। तो जर्मनी की बात करें जून 44 में, ठीक है, ये जो अलाइज थे इन्होंने क्या किया, जर्मनी पे बॉम्बिंग कर दी। कैसी? एयर रेड्स, ठीक है, हवाई बॉम्बिंग जो थी वो कर दी। तो इससे जर्मनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। एयर बॉम्बिंग करने की वजह से क्या हुआ, जर्मनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अब जर्मनी जो था यहाँ से इसकी भी हालत ख़राब होने लगी। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में ये लोग जो थे वो बड़ी तेज़ी से जीत रहे थे, ठीक है। लेकिन जब तक अमेरिका जो था वो शामिल नहीं हुआ था। अब अमेरिका शामिल हो गया और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इनका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। तो एयर रेड जो है ये करने की वजह से जो जर्मनी था इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके बाद पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, जिसको जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, इसको छुड़ा लिया गया, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी हॉलैंड, बेल्जियम, ठीक है, ये सारे भी जो थे इनको भी क्या किया गया, इनको भी छुड़ा लिया गया। इनको जर्मनी की जो फोर्स थी वो खुद ही इनको खाली कर दी, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, ठीक है। तो वहाँ की जो फोर्सेस थी उन्होंने खुद ही ये जगह जो थी वो खाली कर दी। अब बात करते हैं हम लोग रशिया ने क्या किया, ईस्ट की तरफ से जर्मनी पर अटैक किया, ठीक है। अब इसके बाद जर्मनी जिसकी कंडीशन अब बिल्कुल ख़त्म सी थी, ऐसे में अडोल्फ हिटलर जो था उसने क्या किया, खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो इसने सुसाइड जो थी वो कमिट कर ली, क्योंकि अब इसको पता था कि अब हम लोग हार गए हैं तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, और इसलिए ये अपने को खुद ही मार लेता है। अब इनका लीडर भी चला गया, इनके पास कोई पावर भी नहीं बची। तो इस तरीके से बिना किसी शर्त के जर्मनी जो है वो क्या कर देता है, वो सरेंडर कर देता है May 7 में 1945 को। तो इटली युद्ध से खत्म। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जर्मनी, वो भी युद्ध से खत्म। अब बचा जापान। तो ये दोनों जब है यहाँ से खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बात आती है जापान की। तो जापान को कहा जाता है कि वो सरेंडर कर दे, और नहीं तो आगे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है उसको झेलने के लिए वो तैयार हो। जापान इस बात को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे क्या समझ में आता है, उसे समझ में यही आता है कि भाई मैं भी पावरफुल हूँ। तो जापान यहाँ पर इग्नोर करता है, और इस वजह से ये जो अल्टीमेटम मिलता है, ठीक है, वो बेकार जाता है। और यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पर 2 एटॉमिक बम जो हैं ये गिराए जाते हैं। एक गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को, दूसरा गिराया जाता है उसके ठीक 3 दिन बाद, ठीक है। पहला जो है हिरोशिमा पे गिरता है 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरता है। ये दोनों एटॉमिक बम जो थे इतने भयावह थे, इतना ज़्यादा उससे नुकसान होता है कि अब इस डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है कि जापान जो है वो आगे सरेंडर कर देता है। और इस तरीके से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसका अंत हो जाता है। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा इसका नुकसान था, और जो कि आज भी वहाँ पर जो जनरेशन जो जिनका बर्थ होता है उनमें देखी जाती है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स। चलिए बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसके रिजल्ट क्या रहे,
वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंसिक्वेंस एंड रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तुरंत का अगर हम देखें तो ये वॉर क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस था। फर्स्ट वाला जितना विनाशकारी था, जितना डिस्ट्रक्टिव था, उससे कहीं ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हमें विनाशकारी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब जो था इनका भी यूज़ कर लिया जाता है और जिसकी वजह से जापान जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हालांकि नुकसान दोनों के लिए ही थे, लेकिन जो एटॉमिक बॉम्ब था उसका असर आज भी इतने सालों के बाद भी 45 से और आज हम हैं 23 में, आज भी इसका असर जो है वो वहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो चाहे जीता हुआ ग्रुप हो या हारा हुआ ग्रुप हो, दोनों ही जगह क्या है भाई, युद्ध में क्या है, युद्ध में दोनों ही साइड के लोग जो है उनकी जान जाती है। युद्ध में दोनों ही साइड के रिसोर्सेज जो है वो बेकार होते हैं। युद्ध में दोनों ही साइड की इकॉनमी जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कितने सारे लोग जो थे उनकी जान चली गई, दोनों साइड के ही देखे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह था, ये हमने देखा ही, काफ़ी विनाशकारी। जापान, जर्मनी, इटली, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि जो जीते हुए लोग जो थे, जो कॉन्कर्ड कंट्रीज़ थी, लाइक इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये सब जो थे ये भी आगे काफ़ी कमज़ोर हो गए, क्योंकि कितने सारे लोगों की इनके यहाँ से भी जान गई, कितना ज़्यादा इकॉनमी जो थी वो बर्बाद हुई और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो तो ख़राब होती ही है। चलिए बात करते हैं रिजल्ट में। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या रहा जो हारी हुई कंट्रीज थी या फिर एक्सिस पावर जो थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन डिफीटेड कंट्रीज या एक्सिस पावर जो थी उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हारी कौन सी पार्टी थी, वो एक्सिस जो थी उसमें, इसमें कौन लोग थे, मेन जो थे वो इटली था, जर्मनी था, जापान था, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जर्मनी की। ठीक है, तो जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो कि रशिया ने ले लिया ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट जो था वो अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन तीनों ने ले लिया। इसके अलावा जर्मनी की जो कैपिटल थी बर्लिन, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, जर्मनी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी हो गई। ठीक है, पूरी तरह से ये हुआ कि इसको खत्म करना है जिससे आगे कोई जो है वो आवाज ना उठा सके। नेक्स्ट कि एक बार क्या था, एक बार जर्मनी को इन्होंने किस तरीके से बस पनिश किया था। ठीक है, वो पनिशमेंट खैर बहुत बड़ी थी। तो अब हुआ कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि फिर से दूसरा कोई तानाशाह जो है वो ना आए। ईस्टर्न पार्ट जो था वो रशिया के द्वारा एंड वेस्टर्न जो था वो हमने यहाँ पर समझा कि इनके द्वारा ये डिवाइड कर लिया गया। ठीक है, अच्छा, जर्मनी कैपिटल जो थी वो भी हमने देखा कि उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जर्मन फोर्सेस की हम लोग बात करें तो उनको काफ़ी कम कर दिया गया। वैसे भी ये युद्ध हुआ था, तो देखिए युद्ध जब होता है तो उसमें क्या सिर्फ फोर्सेस जो है वो जाती है, नहीं, पब्लिक जो होती है वो भी जाती है। तो बहुत सारी संख्या में फोर्सेस और वहाँ की पब्लिक जो थी उन सभी की मौत हुई यहाँ पर, और जो फोर्सेस थी उनको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया। उनके जो वेपन्स वगैरह थे वो सब कुछ उनसे छीन ली गई, युद्ध सामग्री जो भी थी वो सब कुछ छीन ली गई कि कोई थोड़ी सी भी आवाज ना उठा पाए। इसके अलावा लगा कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो थी इस युद्ध के दौरान उसमें वो शामिल था, उसके लिए ट्रायल चलाया गया, और जो बहुत ज्यादा पावरफुल जो लोग समझे जाते थे, ठीक है, उनका क्या किया गया, उनको सीधे मार दिया गया कि आगे कोई भी यहाँ पर खड़ा होने को तैयार ना हो। अब ये इस तरीके से जर्मनी जो था उसको खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, और यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से जर्मनी जो है यहाँ से नात्सिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एंड ऑफ नात्सिज्म, है ना, जर्मन फोर्सेस रिड्यूस, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जापान एंड इटली की। ठीक है, तो जापान एंड इटली की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस की। हम बात करें सबसे पहले किसकी, जापान की। ठीक है, तो जापान जो था उनको अमेरिकी जनरल जिनका नाम था मैक आर्थर, इनको दे दिया क्या कि जापान जो है इस पर अब तुम्हारा कंट्रोल है, और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक लिमिटेड मोनार्की जो थी वो इस्टेब्लिश की। लिमिटेड मोनार्की मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पर राजतंत्र नहीं, लिमिटेड रूप में। ठीक है, तो वो इन्होंने किया। जापान और इटली जो थे उन्होंने जो भी एरिया जो था कॉन्क्वेस्ट कर रखा था वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया, उनसे छोड़ने कहा गया। और इसके अलावा क्या कहा गया कि
इस युद्ध के तुम दोषी हो, इसलिए इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। तो अच्छा खासा उनके ऊपर जुर्माना जो था वो लगा दिया गया। और इसके अलावा इस तरीके से जैसे कि नात्सिज्म जो था वो खत्म होता है जर्मनी से, उसी तरह फैसिज्म जो है वो इसी के साथ इटली से खत्म हो जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है इफेक्ट ऑन विक्टोरियस कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड देयर पीपल। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस और उनके जो लोग थे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर कह सकते हैं जो जीते हुए लोग थे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या जो जीते, ये एंड होगा, ठीक है, तो जो जीते हुए लोग थे क्या उनकी कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में, किसी भी युद्ध में जीता हुआ पर्सन हो या हारा हुआ पर्सन हो, हर कोई बहुत कुछ खोता है। उसी तरह से ये कंट्रीज जो थी उन्होंने भी बहुत कुछ खोया। कितनी सारी मैन पावर जो थी वो यहाँ से खत्म हो जाती है, युद्ध में कितने सारे रिसोर्सेज, कितनी सारी इकोनॉमी लगती है, वो सारा कुछ नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो तो आती ही है, क्योंकि जो उस समय रूल कर रहा होता है उसके ऊपर पूरा दोष आता है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ी। वो चाहता तो युद्ध को टाल सकता था। चलिए आइए देखते हैं। तो इमर्जिंग विक्टोरियस कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस जो थे इन्होंने भी बहुत ज्यादा सफर किया। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ द वॉर बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो आती ही है, क्योंकि पब्लिक बहुत कुछ खोती है इसमें। ठीक है, अपना घर, अपनी फैमिली, अपने रिसोर्सेज, इकोनॉमी, हर एक चीज़ खोती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जॉब वगैरह हर कुछ जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो इसका दोषी पब्लिक किसको मानती है? जो राज कर रहा था, जो रूल कर रहा था। और इस तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ती है, और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है इस युद्ध के बाद। और इस तरीके से इतनी सारी क्राइसिस जो है वो फेस करने के बाद अब ये जो बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज समझी जाती थी, ठीक है, अब क्या है, अब इनकी कंडीशन जो है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि अब उन पावरफुल कंट्रीज में इनका नाम नहीं रह जाता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 या फिर रिजल्ट नंबर 3। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक। ठीक है, तो तीसरा रिजल्ट जो था वो क्या था कि वर्ल्ड जो था वो 2 ब्लॉक में बढ़ गया। पहला जो था ब्लॉक वो क्या था? पहला जो ब्लॉक था वो था डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसको कि लीड कर रहा था कौन? अमेरिका। दूसरा जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जिसको लीड करने वाला कौन था? रशिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया। डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो था उनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये समझते हैं। यहाँ पर क्या था कि मल्टी पार्टी सिस्टम, और जो मेजॉरिटी में वोट पाएगा वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट बनाएगा। दूसरा, प्रॉपर्टी जो है वो सबको रखने का राइट है। ठीक है, तो इनके थॉट्स इस तरीके की थी, इनकी आइडियोलॉजी इस तरीके की थी, और इसी तरीके का प्रचार प्रसार जो था वो इन्होंने किया। इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे नेशन जिनको की इकोनॉमिक ज़रूरत थी इकोनॉमी की, उनको इकोनॉमिक हेल्प कर कर इन्होंने क्या किया? इन्फ्लुएंस गेन किया। दूसरी तरफ हम आते हैं किस पर? कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिनकी सोच क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि मल्टी पार्टी की जगह वन गवर्नमेंट होनी चाहिए, वन पार्टी सिस्टम जो है वो होना चाहिए। वही क्या करेगा? गवर्नमेंट वही चलाएगा। ठीक है, उसी की गवर्नमेंट होगी, वही कंट्री को चलाएगा। साथ ही साथ या फिर कोई सोसाइटी हो जो कि कंट्री को लीड करे। इसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसमें कोई भी अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, मतलब लोगों के बीच में ऐसा डिफरेंस ना हो। ठीक है, कोई ऊंच नीच वाला सिस्टम जो है वो ना हो। ठीक है, इस तरीके की सोसाइटी, और अपना इसी तरीके का प्रचार प्रसार जो था, प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचाकर इन्होंने इन्फ्लुएंस जो था वो गेन किया। ठीक है, हम बात करें किसकी? डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट, यानी कि अमेरिका जो था। ठीक है, इस ब्लॉक की अगर बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस जो था वो ज़्यादा कहाँ रहा? इनका इन्फ्लुएंस साउथ, हम इनसे चलते जाएंगे। जैसे कि हम बात करें यूरोप की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो साउथ यूरोप पर इनका इन्फ्लुएंस था। साउथ यूरोप से हम जब नीचे आते हैं, ठीक है, अरेबियन जो कंट्रीज हो गई, यहाँ पर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका, उस पर इनका इन्फ्लुएंस था। बात करें किसकी? रशिया की। रशिया अपने से ईस्ट की तरफ चलता है। चाइना, जहां पर क्या है, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। ठीक है, उनका विश्वास किसका है? एक ही पार्टी सिस्टम में। ठीक है, जहां पर 2 ही पार्टी हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं रशिया हो गया। रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो दिखता है किधर? चाइना हो गया। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इनका इन्फ्लुएंस जो था, उधर से इन्होंने इन्फ्लुएंस अपना गेन किया। ठीक है, हम बात करें डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट, यानी कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है,
कौन सा? डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इसमें आने वाली कंट्रीज की बात करें तो इसमें आने वाली कंट्रीज जैसे हो गया आपका अमेरिका है ही, ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन हो गया, ठीक है, बेल्जियम हो गया, ये सारे क्या हो गए, इसमें आ गए। अब हम बात करते हैं किसमें? सेकंड वाला, ठीक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक। इसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, हंगरी हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसमें आती हैं। अब इंडिया कहाँ पे आता है? भाई मन में बात आएगी कि हम अदर लोगों की बात कर रहे हैं, इंडिया कौन से ब्लॉक में आता है? तो इंडिया जो है इनमें से किसी भी ब्लॉक में नहीं आता, उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके रिजल्ट्स, उसी में हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? कोल्ड वॉर एंड द बर्लिन ब्लॉकेज, ठीक है। कोल्ड वॉर और बर्लिन ब्लॉकेज क्या था, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक ये भी था और जो कि बहुत बड़ा कारण था। क्या था कि वॉर के बाद हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद भी वॉर जो था वो कोई नहीं चाह रहा था, बट वॉर जैसा एटमॉस्फेयर जो था वो हमेशा ही बना हुआ था। क्यों बना था वो समझते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टर्मोइल जो था, कह सकते पूरे विश्व में अशांति जो थी वो बनी हुई थी। हर समय एक डर था कि कहीं फिर से कोई युद्ध जो है वो ना छिड़ जाए, ये डर बराबर बना हुआ था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह था बर्लिन क्राइसिस। बर्लिन क्राइसिस हमने क्या समझा इसके पहले? हमने देखा याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर क्या होता है कि जो जर्मनी था उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जाता है सोवियत सेक्टर, दूसरा जाता है अमेरिकन सेक्टर, तीसरा जाता है फ्रेंच सेक्टर और चौथा जाता है ब्रिटिश सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अब जो जर्मनी की कैपिटल थी उसको हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। तो बर्लिन जो था उसको क्या किया गया? बर्लिन पूरी तरह से कहां पे आ रहा है? बर्लिन पूरी तरह से जो सोवियत सेक्टर है उसके अंडर में आ रहा है, लेकिन चूंकि वो कैपिटल थी तो आगे क्या डिसाइड होता है कि जो कैपिटल है इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब भाई किसी चीज का शेप जो है हम लोग यहां पर ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा शेप तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही शेप होगा, ऐसा ही शेप होगा बिगड़ा हुआ, बट हम लोग यहां पर इसको समझ रहे हैं, ठीक है। बिगड़ा हुआ यानी मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये बर्लिन है। बर्लिन का जो ईस्ट पार्ट था वो दे दिया गया किसको? वो दे दिया सोवियत सेक्टर जो था उसको दे दिया गया कि सोवियत नेशन जो है वो इसको देखेंगे। बाकी जो इसका वेस्ट पार्ट था वो डिवाइड होता है किसमें? ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन जो थे इनमें ये क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिका जो था इसमें ये डिवाइड हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं? ईस्ट पार्ट जो था वो किसको मिलता है? वो मिलता है सोवियत नेशन को। अब सोवियत नेशन जो था वो बहुत ज्यादा नाराज होता है। क्यों? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 4 टुकड़े पहले ही कर लिए गए, बांट लिए गए थे। अब उसमें से जो जर्मनी की कैपिटल जो थी बर्लिन वो पूरी तरह से इसके अंडर में आ रही, उसको भी आगे डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये लोग डिसाइड करना भूल गए, या कह सकते हैं छूट गई, जो भी कह लीजिए। इस चीज पर बात, या इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं, कह सकते हैं भूले नहीं, छूटा नहीं, बट इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो आगे क्या होता है बर्लिन क्राइसिस वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। हुआ ये कि इस तरीके से बर्लिन जो था उसको डिवाइड तो कर लिया गया, लेकिन बर्लिन तक यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, इसका कोई रास्ता जो था वो डिसाइड नहीं हुआ, ठीक। अब हम देख रहे हैं सोवियत जो है वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होता है, ठीक है। सोवियत क्या होता है? बहुत नाराज होता है। ये हमने देखा ईस्ट बर्लिन जो है वो किसके हिस्से में आया एंड वेस्ट बर्लिन जो है वो किसके हिस्से में आता है। तो सोवियत इससे नाराज होता है। आगे वो क्या करता है? अब सोवियत जो था वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसने क्या सोचा कि ये देखिए ये हो गया जर्मनी, एक पार्ट सोवियत के अंडर में, बाकी 3 पार्ट हमने तीनों पावर जो देखी उनके अंडर में। यहाँ पर बर्लिन जिसको कि डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट हमने देखा सोवियत के अंडर में, बाकी वेस्ट जो था वो ये 3 पावर जो थी इनके अंडर में, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी बात की कि इस तरीके से यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी, बट एयर कॉरिडोर जो थे वो ओपन थे, एयर कॉरिडोर ओपन थे, लैंड और वाटर रूट के लिए बात नहीं हुई थी। तो सोवियत को ये समझ में आया कि हम लोग, ये देखो आप, ये हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये ज़रूर इनके कब्जे में आ गया, बट यहाँ से यहाँ का जो रास्ता है ये क्या है? ये तो सोवियत के ही अंडर में है। तो अब इनको ये समझ में आने लगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखिए सोवियत अथॉरिटी ने क्या किया, उसने ये सोचा कि ये हमारे कब्जे में ही रहे, तो इसलिए इनको अगर हम परेशान करेंगे तो हमारे कब्जे में आ जाएगा। उसने क्या किया कि यहाँ के वाटर और लैंड कम्युनिकेशन जो थे वो उसने ब्लॉक कर दिए, ठीक है। इसी को कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेज। तो यहाँ पर उसने ब्लॉक कर दिया।
अब क्या है कि यहाँ पर इनकी आर्मी भी है इन लोगों की, और बाकी पब्लिक भी है, उसकी देखभाल इनको करनी है क्योंकि अपने अंडर में इन्होंने लिया है। अब कैसे काम होगा? धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे उनका राशन जो था वो खत्म होने लगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसीलिए इसको बर्लिन क्राइसिस जो है इसके नाम से भी जानते हैं, बर्लिन ब्लॉकेज, बर्लिन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज जो था वो किया गया कब? जून 1948, ध्यान रखिएगा, जून 1948 में ये ब्लॉकेज जो था वो किया गया। पब्लिक एकदम परेशान हो गई। अब ऐसे में एक रास्ता निकाला गया जिसको सोवियत ने हो सकता है सोचा भी नहीं होगा। उसने सोचा ये बंद करेंगे, ये हमारे सामने घुटने टेक देंगे, बट ये जो पावर थी इन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि भाई हम लोग क्या है एयरलिफ्ट ऑपरेशन जो है उसको शुरू करेंगे। तो यहाँ एयरप्लेन्स वगैरह जो थे उनकी हेल्प से कोल हो गया, फूड आइटम हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर पहुंचाई जाने लगी। हालांकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी, भाई कितना ज्यादा पहुंच सकेगा, कितने टाइम तक ऐसा चलेगा? एक दिन में कितनी कितनी एयरप्लेन्स जो थी वो जाती थी। आप समझ सकते हैं कि जो राशन होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, आप समझ सकते हैं कोल है वो भी बहुत भारी होगा, तो मतलब कितना ज्यादा आइटम जो है वो पहुंच सकेगा। तो इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी क्राइसिस तो वो अच्छी खासी थी ही, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो था वो जरूरी था। अच्छा, यहाँ के जो लोग थे ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, ये भी आपस में नहीं मिल पाते थे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम अपनी ही कंट्री में देखें, लोग जो है एक ही फैमिली के लोग जो है अलग अलग स्टेट में रहते हैं, ठीक, एक ही स्टेट में एक ही अलग अलग सिटीज में भी रहते हैं। क्यों भाई? कहीं पर एजुकेशन के चलते, कहीं पर जॉब के चलते लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पर लोग जो थे अपने जो फैमिली के लोग थे, अपने जो रिश्तेदार थे, अपने जो दोस्त वगैरह थे, किसी से मिल नहीं पाते थे। ऐसे में जो यहाँ के सिटीजन थे उनको सिर्फ जो फेस्टिवल्स वगैरह जो होते थे उसमें ही क्या होता था, मिलने दिया जाता था और किसी टाइम में नहीं मिलने दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ की लाइफ जो थी वो बहुत खराब हो गई थी। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना था। फिर हम देखते हैं फाइनली कभी ना कभी लोगों को होता है कि भाई सद्बुद्धि जो है वो आती है। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि इसके बाद क्या होता है, विड्रॉ हो जाता है 11 में 1949, यानी कि 1 ईयर के बाद। यहाँ जून 1948 को ये ब्लॉकेज जो था वो लगाया गया था और 11 में 1949 को ये ब्लॉकेज जो है वो हटा लिया जाता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद यूएन जो है ये एस्टेब्लिश किया जाता है। किस लिए? ये 2 युद्ध थे जिन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। और पहला युद्ध जो था उसको हमने देखा बहुत ही भयावह, बहुत ही डेंजरस था। दूसरा उससे कहीं आगे था, जिसकी जो इफेक्ट है वो आज भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अब सभी देश जो थे वो शांति चाहते थे और सबको ये पता था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शांति बनाए रखी जाए और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और सभी देश, ठीक है, वर्ल्ड के सभी देश जो हैं वो यही चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, युद्ध जैसी कंडीशन ना हो, क्योंकि सभी को पता है कि अगर ऐसा होता है तो आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि पूरी तरह से जो अर्थ है इसको ख़त्म कर देंगे हम लोग अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा भी है और काफ़ी हद तक ये बुरा भी है। और इसीलिए सभी कंट्रीज़ जो थी वो तैयार हैं यूएनओ को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि पीस जो है वो बनी रहे। ये कमिटमेंट जो है वो सभी की तरफ से है कि शांति बनी रहे। सभी चाहते हैं कि युद्ध ना हो और यूएनओ को इसलिए सभी जो है हेल्प करने को बराबर तैयार हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।